आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां मंजिल कोई बड़ा पहाड़ या समंदर नहीं, बल्कि एक छोटा सा कमरा है। एक ऐसा कमरा जिसकी चार दीवारें हैं और उन दीवारों के बीच फंसा हुआ एक मध्यम वर्गीय जीवन। अक्सर हम बड़ी कहानियों की तलाश में रहते हैं, युद्ध, क्रांति, प्रेम की तड़प या महान उपलब्धियां। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी असली जिंदगी उन बड़े लम्हों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे चुपचाप गुजर जाने वाले पलों में बसती है। हमारा जीवन क्या है? सुबह उठकर चाय बनाना, दफ्तर जाना, शाम को थके हारे लौटना और फिर उसी घर की दीवारों में सिमट जाना। क्या इन दीवारों के बीच भी कोई कहानी हो सकती है? क्या एक साधारण से आदमी की साधारण सी चुप्पी में भी कोई संगीत हो सकता है? आज हम जिस उपन्यास की बात कर रहे हैं वह इसी साधारणता की गहराई को नापता है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपको चौंका देगी या जिसमें कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। यह उपन्यास एक धीमी नदी की तरह बहता है। यह हमें सिखाता है कि कुछ उपन्यास पढ़े नहीं जाते, बल्कि वे हमारे भीतर घटते हैं। जैसे जैसे आप इसकी दुनिया में उतरते हैं, आपको लगता है कि यह रघुवर प्रसाद की कहानी नहीं है, यह तो आपकी अपनी जिंदगी की वह धीमी आवाज है जिसे आपने भागदौड़ के शोर में अनसुना कर दिया था। यह एक ऐसी खिड़की के बारे में है जो शायद ईंट और पत्थर की नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की कल्पना और उम्मीद की खिड़की है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के उन विरले रचनाकारों में से हैं जो भाषा को कपड़ों की तरह झाड़कर उसे बिल्कुल नया बना देते हैं। उनकी शैली में एक तरह की पवित्र सादगी है। वे जटिल दार्शनिक बातों को इतना सहज ढंग से कहते हैं कि वे हमारे रोजमर्रा के काम का हिस्सा लगने लगती हैं। उनके यहाँ नायक कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वह आदमी है जो अपनी गरीबी और अपनी सीमित दुनिया में भी एक तरह की गरिमा और जादू ढूंढ लेता है। इस उपन्यास को समझने के लिए हमें अपनी आंखों से वह चश्मा उतारना होगा जिससे हम दुनिया को सफल या असफल के रूप में देखते हैं। यहाँ सफलता का अर्थ केवल होना है। आइए अब उस छोटे से शहर और छोटे से घर की गलियों में चलते हैं जहां रघुवर प्रसाद रहते हैं। रघुवर प्रसाद एक साधारण से कॉलेज में मास्टर हैं। उनकी दुनिया बहुत छोटी है। एक छोटा सा घर, एक पत्नी और कुछ बेहद मामूली जरूरतें। उपन्यास की शुरुआत ही हमें एक अजीब से लगभग जादुई वातावरण में ले जाती है। रघुवर प्रसाद जिस घर में रहते हैं उसमें एक दीवार है। वह दीवार ठोस है, बंद है। लेकिन रघुवर और उनकी पत्नी के लिए उस दीवार में एक खिड़की है। यह खिड़की भौतिक रूप से वहां शायद नहीं है, लेकिन उनके विश्वास और उनकी बातचीत में वह पूरी तरह मौजूद है। सोचिए, एक ऐसा घर जहां रोशनी कम है, जहां जगह की तंगी है, जहां अभावों की परछाई हमेशा बनी रहती है, लेकिन वहां एक खिड़की की कल्पना करना ही अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। विनोद कुमार शुक्ल यहाँ हमें रघुवर के आंतरिक एकांत से परिचित कराते हैं। रघुवर का अपनी पत्नी के साथ जो रिश्ता है वह शब्दों से ज्यादा खामोशियों से बुना गया है। वे दोनों एक दूसरे की अधूरी बातों को पूरा करते हैं। उनके बीच कोई बहुत बड़ा रोमांस नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, बल्कि उनके बीच वह साझेदारी है जो दो लोग मिलकर एक मुश्किल जीवन को सहने और उसे सुंदर बनाने के लिए करते हैं। रघुवर प्रसाद का दिन शुरू होता है और खत्म होता है, लेकिन लेखक हमें उनके बाहरी कामों से ज्यादा उनके सोचने के ढंग की सैर कराते हैं। जैसे कि एक बाल्टी पानी भरना या एक पुराने कोट को पहनना। शुक्ल जी के विवरणों में ये क्रियाएं इतनी विस्तार से आती हैं कि वे किसी धार्मिक अनुष्ठान जैसी लगने लगती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे एक मध्यम वर्गीय आदमी अपनी छोटी सी आय में अपनी जरूरतों को सिकोड़ता है, लेकिन अपनी कल्पना को फैलने देता है। उपन्यास में एक प्रसंग आता है जहां घर की वस्तुओं के साथ रघुवर का रिश्ता दिखाया गया है। उनके लिए चीजें निर्जीव नहीं है। वे दीवारें, वे बर्तन, वे खिड़की, सब कुछ उनके अस्तित्व का हिस्सा है। यहाँ गरीबी को दुख के रूप में नहीं,
बल्कि एक स्थिति के रूप में दिखाया गया है। रघुवर को इस बात का मलाल नहीं है कि उनके पास बंगला नहीं है। उन्हें तो इस बात का विस्मय है कि उनके पास जो है वह कितना अर्थपूर्ण है। धीरे धीरे कहानी में छोटे छोटे चरित्र आते हैं, पड़ोसी आते हैं, दफ्तर के साथी आते हैं, लेकिन मुख्य केंद्र वही घर और वही दीवार बनी रहती है। वह खिड़की क्या है? वह खिड़की दरअसल बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक रास्ता है, लेकिन वह बाहर की दुनिया को अंदर लाने से ज्यादा अंदर की दुनिया को बाहर फैलाने का काम करती है। जब रघुवर उस खिड़की से बाहर देखते हैं तो वे सिर्फ सड़क या पेड़ नहीं देखते, वे अपनी इच्छाओं और अपनी स्मृतियों को देखते हैं। एक दिलचस्प बात इस उपन्यास की यह है कि इसमें समय बहुत धीमे चलता है। कभी कभी लगता है कि वक्त ठहर गया है। रघुवर प्रसाद का अपने छात्र के साथ व्यवहार या अपनी पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पर संवाद पाठक को एक ऐसे ध्यान अर्थात मेडिटेशन की स्थिति में ले जाता है जहां आप सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच हमें खुश होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। लेखक ने जिस तरह से जगह यानी स्पेस का वर्णन किया है वह अद्भुत है। एक छोटे से कमरे को कैसे एक असीमित ब्रह्मांड में बदला जा सकता है, यह रघुवर प्रसाद हमें सिखाते हैं। वे अपनी पत्नी से खिड़की के पार की दुनिया की बातें ऐसे करते हैं जैसे वह कोई परलोक हो, जबकि वह शायद एक साधारण सी गली ही है। यह उपन्यास हमें बताता है कि देखना केवल आंखों का काम नहीं है, यह मन का कौशल है। जैसे जैसे हम उपन्यास के बीच के हिस्सों में पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि रघुवर प्रसाद का अस्तित्व उस घर की दीवारों से परे भी फैलने लगा है। उनके छोटे छोटे डर, उनकी छोटी छोटी खुशियां, जैसे कि किसी पुराने परिचित का मिलना या घर में किसी नई वस्तु का आना, ये सब उनके लिए बड़ी घटनाएं हैं। विनोद कुमार शुक्ल यहाँ मिनिमलिज्म के शिखर पर है। वे शब्दों को शिकायत से खर्च करते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। इस उपन्यास का सबसे मार्मिक हिस्सा वह है जहां हमें एहसास होता है कि रघुवर प्रसाद की कल्पना ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। समाज की नजरों में वे एक असफल या साधारण आदमी हो सकते हैं, लेकिन अपनी निजी दुनिया में वे एक सम्राट हैं। वे अपनी शर्तों पर अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यह जादुई यथार्थवाद का एक भारतीय और बहुत ही कोमल संस्करण है। यहाँ जादू आसमान से नहीं टपकता, वह रसोई के धुएं और फटी हुई कमीज की सिलाई के बीच से निकलता है। अब अगर हम इस उपन्यास के दार्शनिक पक्ष का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह मौन या चुप्पी का व्याकरण है। आधुनिक जीवन में हम सब बोलने के लिए उतावले हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन रघुवर प्रसाद चुप रहकर अपनी गरिमा बचाए रखते हैं। उनकी चुप्पी हार नहीं है, बल्कि वह एक तरह का प्रतिरोध है उस व्यवस्था के खिलाफ जो इंसान को केवल एक नंबर या उपभोक्ता मानती है। यह उपन्यास हमें नॉर्मल होने की राजनीति समझाता है। हम जिसे नॉर्मल कहते हैं वह अक्सर बहुत उबाऊ और थका देने वाला होता है, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल उसे एक पवित्र अनुभव बना देते हैं। वे सवाल उठाते हैं कि क्या आज़ादी का मतलब केवल सीमाओं को तोड़ना है, या आज़ादी का मतलब अपनी सीमाओं के भीतर रहकर भी अपनी रूह को बचाए रखना है। रघुवर प्रसाद आजाद है क्योंकि उनकी कल्पना पर किसी का कब्जा नहीं है। दीवार ठोस हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि वहां खिड़की है तो वह खिड़की अस्तित्व में आ जाती है। यहाँ भावनात्मक दरिद्रता और भौतिक दरिद्रता के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट हो जाता है। रघुवर के पास पैसे कम हो सकते हैं, पर उनके पास स्मृतियों, संवेदनाओं और जुड़ाव की कोई कमी नहीं है। वे अपनी पत्नी के साथ जिस तरह का संवाद करते हैं वह दिखाता है कि मनुष्य को अंततः केवल एक सुनने वाले कान और एक समझने वाले दिल की जरूरत होती है। उपन्यास में कुछ भी नाटकीय नहीं होता, कोई हत्या नहीं होती, कोई बड़ा धोखा नहीं होता, कोई महागाथा नहीं लिखी जाती।
और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ ना कुछ होना भी अपने आप में एक बड़ी घटना है। अस्तित्व का ठहर जाना, किसी चीज को गहराई से महसूस करना, यह भी एक तरह का साहसिक कार्य है। अंत की ओर बढ़ते हुए यह उपन्यास हमें उस मोड़ पर छोड़ देता है जहां खिड़की और दीवार के बीच का अंतर मिटने लगता है। क्या वह खिड़की सचमुच थी, या वह रघुवर का भ्रम था, या शायद वह हम पाठकों के लिए एक चुनौती थी कि हम अपनी दीवारों में अपनी खिड़की खुद बना सकें। विनोद कुमार शुक्ल का यह उपन्यास पढ़कर खत्म नहीं होता। यह हमारे भीतर एक धीमी गूंज की तरह रह जाता है, जैसे किसी पुराने घर की गंध जो सालों बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यह हमें सिखाता है कि हमारे आसपास जो दीवारें हैं, चाहे वे समाज की हों, नैतिकता की हों या अभावों की हों, वे तभी तक अभेय हैं जब तक हम उनमें एक खिड़की की कल्पना नहीं करते। आज जब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सब कुछ बहुत शोर भरा है और लार्जर देन लाइफ है, तब दीवार में एक खिड़की रहती थी हमें जमीन पर पैर रखकर खड़े होने और आसमान की ओर चुपचाप देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि जीना एक कला है और सबसे बड़ी कलाकारी साधारण बने रहने में है। रघुवर प्रसाद अब भी वही है, शायद अपने उसी कमरे में अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे होंगे और उस खिड़की से बाहर देख रहे होंगे जिसे केवल वे देख सकते हैं। और सच तो यह है कि हम सबके भीतर भी एक रघुवर प्रसाद कहीं छिपा हुआ है, जो अपनी उबाऊ नौकरियों और तंग घरों के बीच एक ऐसी ही खिड़की तलाश रहा है। समापन की ओर बढ़ते हुए बस इतना ही कहूंगा कि यह उपन्यास हमें एक बड़ा उपहार देता है। वह उपहार है दृष्टि का। इसे पढ़ लेने के बाद आप अपनी दीवारों को वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। आप शायद उनमें एक दरार ढूंढेंगे, एक रोशनी का टुकड़ा ढूंढेंगे, या शायद खुद एक खिड़की बन जाएंगे। दीवारों का होना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन खिड़की का होना हमारा चुनाव है। और यही इस महान उपन्यास का सबसे गहरा सच है। रघुवर प्रसाद की वह खिड़की बंद नहीं हुई, वह हर उस पाठक के लिए खुली है जो ठहरना जानता है, जो महसूस करना जानता है। खिड़की दरअसल वहां नहीं थी, खिड़की हम थे। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके भीतर भी एक छोटी सी खिड़की खोल दी होगी। शुक्रिया।